नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर से। और अर्थव्यवस्था हो गया, संविधान हो गया, आपका साइंस हो गया, सब कुछ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबसे लिया है क्वेश्चंस। और चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो लोग बाद में भी देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। न्यूटन, जूल, किलोवाट, अश्वशक्ति। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके बाद ही आंसर देखें। तो देखिए, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है जूल। तो यहाँ पर बी जिन लोगों ने राइट किया बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स में उत्तर देख के अपना जोड़ लीजिएगा कि 30 में से आपके कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बोल रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक, या बोल दे कार्य का बोल दे, तभी भी आप क्या करेंगे? जूल करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों को याद है कि अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अश्वशक्ति का आपको बताना है जो है वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है? चाल मापी, पथ मापी, थर्मामीटर, या फिर आपका किलोमीटर। सभी लोग बताएंगे किससे मापा जाता है। तो देखिए, उसको कहते हैं ओडोमीटर इंग्लिश में, या फिर पथ मापी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये दोस्तों क्या होता है? वाहन में एक लगा होता है, ठीक है, उससे पता चलता है कि जो है कितना दूरी इसने तय किया है। साथ ही साथ स्पीडोमीटर या फिर चाल मापी जो है ये वाहनों की गति को मापता है, कितनी स्पीड में ये चल रहे हैं, ठीक है। ये आपकी दूरी को मापता है, ये स्पीड को, ठीक है, याद रखेंगे। थर्मामीटर आप जानते ही हैं कि बुखार उखार आता है तो शरीर का तापमान, और किलोमीटर दूरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन या फिर परत जो है प्रक्रिया जो होता है चढ़ाने की, उसको क्या कहते हैं? जो लेपन प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? सभी लोग बताएंगे। रूपांतरण, मिश्र धातु, विकिरण, या फिर यस्दीकरण। तो देखिए, ऐसे आप याद कर सकते हैं, इसलिए मैं बोला था कि ट्रिक से भी मैं बताऊंगा यहाँ पर। तो जस्ते का लेपन कर रहे हैं तो क्या करें? जस्दीकरण कह रहे हैं, तो इसको हम यस्दीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखेंगे यस्दीकरण या फिर जस्दीकरण, ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्या कर रहे हैं? जो है जंग से बचाने के लिए लोहे को यस्दीकरण कर रहे हैं, ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है? गैसोलीन जो है ये किस पदार्थ का दूसरा नाम है? सभी लोग बताएंगे। देखिए, लोहा जो है जंग क्यों लगता है? उसमें ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीकरण करता है, इसलिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है? डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस। सभी लोग बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बता करके ही आंसर देखिए, और लास्ट में बताइएगा 30 में से आपके कितने सारे क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर गैसोलीन, अगली बार जाइएगा भरवाने तो कहिएगा गैसोलीन भर दो, मार के भगा देगा, वो समझेगा ही नहीं। तो गैसोलीन पेट्रोल को कहते हैं, ठीक है। गैसोलीन जो है पेट्रोल को कहते हैं, दूसरा नाम है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के किसके कारण होता है? दो पृष्ठों के किसके कारण घर्षण होता है ये आपको बताना है। अनियमितता, चिकनाई, घनत्व, या फिर अंतराल। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के किसके कारण होता है? दो पृष्ठों के अनियमितता, मतलब कैसे वो हैं, ठीक है, उबड़ खबड़ उतना ज़्यादा घर्षण होगा। अनियमितता यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, जो घर्षण है, ठीक है, इसकी दिशा सदैव वस्तु के गति के विपरीत रहती है, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन संघ सूची ये और है, ठीक है, गड़बड़ लिखा गया है। और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है उसका नाम आपको बताना है। लोकसभा, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, या फिर भारतीय प्रतिभूति एवं जो है विनिमय बोर्ड। कौन बनाता है? तो देखिए दोस्तों, संघ का जब रहेगा या फिर समवर्ती का जब रहेगा तो संघ सूची आप जानते हैं कि जो है आपका संसद बना सकती है, जो संघीय संसद ही जो है कानून बना सकती है, या फिर यानी कि लोकसभा। और अगर समवर्ती सूची में आप जानते हैं दोनों है, लेकिन आप याद रखेंगे कि जब विवाद होगा तो जो है केंद्र वाला ही मान्य होगा। लोकसभा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल? सभी लोग बताएंगे। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? देखिए, इसको जो तय करता है वो राष्ट्रपति करता है, बी राइट आंसर होगा। और अनुच्छेद की बात करें तो 112 में जो है अगर बात करें वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसका जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो है प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रण एवं जो है महालेखा परीक्षक जो है इनका प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? प्रधानमंत्री को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को, संसद को? सभी लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पर नियंत्रक रहना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए ये जो है अगर बात करें तो ये पूरा विवरण जो है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवेदन जो है यहाँ पर जो है ये आपका राष्ट्रपति को जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है और इसकी जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है ये सम्मिलित रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा? सभी लोग बताएंगे। केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है वो सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये सम्मिलित रूप से जो उत्तरदायी होता है वो होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद बात करें तो अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल त्यागपत्र जो है करते हैं या फिर करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति का कार्यकाल। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो नियुक्ति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल बताएंगे, कितने साल के लिए नियुक्ति होता है? सभी लोग बताएंगे। कार्यकाल कैग का जो होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? कैग का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो देखिए ये जो कार्यकाल ये 6 वर्ष के लिए होता है, याद रखेंगे। अधिकतर जो है 5 वर्ष ही है, लेकिन कैग का स्पेशल यहाँ पर 6 वर्ष है, याद रखेंगे। और अथवा 65 वर्ष। ठीक है, जो है मतलब या फिर 6 साल और या फिर 65 आयु जो हो जाएगा तो रिटायर। ठीक है, या फिर कार्यकाल खत्म। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, जो भी पहले हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? बोल रहा है कि निम्न में से कौन है? ठीक है, एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा इनमें से? ब्याज का भुगतान, रक्षा व्यय, उर्वरक सब्सिडी या सार्वजनिक उद्यमों के लिए ऋण? सभी लोग बताएंगे। गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्याज का भुगतान। ब्याज का भुगतान जो है ये एक गैर योजना व्यय हो गया। ठीक है, ये मद एक महत्वपूर्ण हो गया। और सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो किया जाने वाला व्यय योजना जो है ये व्यय योजना कहलाता है। सामान्य आप बहुत सारी चीज़ें इसमें, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सफाई, रोजगार, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, दूसरी ओर से बात करें तो यहाँ पर ब्याज की जो अदायगी होगी, सब्सिडी हो गई, ये सब हो गया। ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अवमूल्यन का अर्थ है। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? सभी लोग बताएंगे। अवमूल्यन का अर्थ यहाँ पर क्या है? घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, चल पूंजी या फिर अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान
कम करना, घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। सभी लोग बताएंगे अवमूल्यन क्या है? अवमूल्यन क्या है दोस्तों? सभी लोग बताएंगे। अवमूल्यन दोस्तों जो है वो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना अवमूल्यन है। सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डॉलर है 1 रुपया, मतलब $1 का जो है कीमत जो है वो कितना है 60-70 रुपये चलता रहता है। अभी तो 75-75 के आसपास घटता बढ़ता रहता है। तो ये कम हो गया, मान लीजिए 70 से हो गया, तो यही अवमूल्यन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि और भी एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि देश की जो बाह्य मुद्रा से मान लीजिए कोई कंपैरिजन हो रहा है तो उसको अवमूल्यन कहेंगे। जैसे कि 60 हो रहा है, अब जो है 70 हो गया, फिर अब मान लीजिए कि और उसका रेट बढ़ गया डॉलर का, तो यहाँ पर 80 हो गया, तो ये आप समझ जाएंगे कि अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे उत्पादन के 3 स्तंभ क्या हैं। उत्पादन के जो 3 स्तंभ है वो कौन कौन से हैं? पूंजी भूमि बाजार श्रम, बाजार पूंजी श्रम, भूमि श्रम पूंजी। सभी लोग बताएंगे उत्पादन के 3 स्तंभ। थोड़ा सा सोचेंगे तो बता देंगे कि उत्पादन के जो है 3 श्रम कौन कौन से हैं। तो देखिए उत्पादन हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, उत्पादन हो रहा है तो यहाँ पर बाजार की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी बाजार है तो बाजार की कोई ज़रूरत नहीं, उत्पादन सिर्फ करना है, बाजार है काट दीजिए। तो भूमि रहेगा तभी तो उत्पादन होगा, श्रम लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे, यानी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 स्तंभ हैं, भूमि श्रम पूंजी, ये उत्पादन की बात हो रही है। ठीक है, अभी बेचने उचने की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा है जो कि भारत से होकर गुजरती है? कर्क, मकर, आदि रेखांश, फिर भूमध्य रेखा। बताइए भारत से होकर कौन सी गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो है ये भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, और लगभग बात करें तो भारत के मध्य से होकर ये गुजरती है, और 8 राज्यों को जो है ये से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात और आपका एमपी हो गया, मतलब मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ आपका हो गया, झारखंड आपका हो गया, पश्चिम बंगाल आपका हो गया, वेस्ट बंगाल आपका हो गया, त्रिपुरा आपका हो गया। ठीक है, और मिज़ोरम आपका हो गया। तो ये सभी जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है, याद रखेंगे। 23.5 जो है उत्तरीय अक्षांश। नेक्स्ट बात करेंगे स्पाहन जो है एक प्रकार का क्या है? स्पाहन जो है ये एक प्रकार का क्या है आपको बताना है। जो है स्वचालित जो है भुगतान लेन देन कर है, मुद्रा लेन देन कर है, बैंक लेन देन कर है, प्रतिभूति लेन देन कर है। सभी लोग बताएंगे जो स्पाहन है वो क्या है? देखिए मुद्रा लेन देन कर है ये, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। स्पाहन जो है मुद्रा लेन देन कर है। नेक्स्ट बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा ये भी चीज़, जब एक्स वस्तु, कोई वस्तु है, ठीक है, इसकी कीमत जो है कम होती है तो एक्स की मांग क्या होगी? मतलब इसकी कीमत एफ जी जो है कम हो रही है, तो इसका आगे क्या, मतलब इसकी मांग में क्या होगा? मांग बढ़ जाती है, कम हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है, वर्तमान दर पर जो है बढ़ती है। तो सभी लोग बताएंगे। तो देखिए किसी भी का अगर जो कीमत है वो कम होगा तो जो है मांग जो है वो बढ़ जाएगा, मांग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ए राइट किया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही आसान, देखिए ऐसे आसान भी क्वेश्चन आते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो है चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। सभी लोग बताएंगे भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जो चावल उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और इसकी राजधानी आप जानते हैं कोलकाता, भाषा जो बांग्ला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है भारत का सबसे छोटा राज्य। तो देखिए यहाँ पर गोवा, कश्मीर, पंजाब, तेलंगाना दिया हुआ है, तो आप सभी लोग जानते हैं गोवा है। और बताएंगे जिन लोगों को याद है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गोवा आप जानते हैं कि पुर्तगालियों का उपनिवेश भी रहा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सौरमंडल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बहुत ही आसान है, मंगल, बृहस्पति, शनि या फिर बुध। कुछ आसान क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर लिया है,
तो बताएंगे, बहुत ही आसान है, यह है जो बृहस्पति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे जो है बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, सबसे छोटा ग्रह कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश से जो है सीमा साझा करता है। देश जो है राज्य से सीमा साझा कर रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। चीन कर रहा है, भूटान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। सभी लोग बताएंगे कौन सा देश जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सभी लोग जानते होंगे नेपाल, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल जो है करता है। नेपाल की राजधानी कमेंट बॉक्स में जिनको याद है लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, महात्मा गांधी ने कौन से अर्थव्यवस्था की वकालत की। महात्मा गांधी जी ने कौन से अर्थव्यवस्था की जो है वकालत की है, वो आपको बताना है। स्थानीय, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत या फिर ग्लोबल। सभी लोग बताएंगे। तो देखिए महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत जो है अर्थव्यवस्था की वकालत की है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकेंद्रीकृत याद रखिएगा, या फिर विकेंद्रीय भी आ जाएगा, तो ऐसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। कौन सा यहाँ पर आपको बताना है सत्याग्रह, ठीक है। खेड़ा वाला, भारत छोड़ो, अवज्ञा वाला, सविनय अवज्ञा या फिर चंपारण। सभी लोग बताएंगे कौन सा यहाँ पर आंदोलन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर चंपारण। डी राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण, ठीक है। चलिए चंपारण, चंपारण दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कहाँ है, बिहार में है, ठीक है, याद रखेंगे। आंदोलन जो है बिहार में है और नील की खेती के विरुद्ध जो है सॉरी शुरू हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे। पहले भारतीय नेता कौन थे ये वो आपको बताना है। सुब्रमण्यम अय्यर या फिर राजाराम मोहन राय, आनंद चार्लू या फिर आपका महात्मा गांधी। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। या फिर जो है सुधार का जनक भी इनको कहते हैं, याद रखेंगे। राजाराम मोहन राय, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इनको जो है राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कहते हैं। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। कई बार एग्जाम में आता है। इन्हें नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। याद रखिएगा इतना सारा पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह जो है सभा की स्थापना कब की थी। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919 या फिर अप्रैल 1921। सभी लोग बताएं। तो देखिए ये जो है सत्याग्रह सभा की जो स्थापना हुई है 1919। एक और चीज़ इससे इम्पोर्टेंट आप जानते हैं कि जो है रॉलेट एक्ट का विरोध के लिए किया गया था, आप सभी लोग जानते हैं। और इसके बाद जानते हैं कि इस आंदोलन के तहत सत्याग्रह, हड़ताल हो गया, सविनय अवज्ञा हुआ, बहिष्कार आदि रखे गए। रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम भी कहते हैं, आतंकवादी अपराध नियम। और आप जानते हैं जो है जलन डायर ने क्या किया था उसके लिए भी। और डेट जिन लोगों को याद होगा, दिनांक जिनको याद होगा, जलन डायर ने जो है गोलियां चलवाई थी, तो दिनांक जिनको याद होगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, ठीक है, एक्चुअली डेट। नेक्स्ट बात करेंगे, 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। मतलब निश्चित जगह का बताना है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। पश्चिम पंजाब या फिर केरल या महाराष्ट्र या फिर मध्य भारत। कूका आंदोलन 19वीं शताब्दी के मध्य जो है कूका आंदोलन जो शुरू हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पश्चिमी पंजाब। 1840 से 1872 में जो दोस्तों ये शुरू हुआ था। इस आंदोलन के नेता जो थे वो भगत जवाहर मल थे, ठीक है, भगत जवाहर मल थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री जो फाहियान है वो किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए ये जो चीनी यात्री जो फाहियान है वो आपका जो है आया था 399 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। और 380 से लेकर के 412 तक में किसका शासनकाल था ईस्वी में? ये जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फाहियान जो था वो चीनी यात्री था और आया था ईस्वी कौन सी थी? 399, याद करना बहुत आसान है। और 380 से 312 जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसने सैन्य बलों के समूह जो है चहलगानी को समाप्त किया? ये कहाँ से हो गया? तो आपको बताना है कौन जो है चहलगानी को समाप्त किया था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इनमें से किसने समाप्त किया था? तो देखिए 40 शक्तिशाली जो सरदारों का ये गुट था, ठीक है, और ये जो स्थापित था वो इल्तुतमिश के द्वारा था। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? समाप्त। तो समाप्त जो है बलबन ने किया था, तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर मतलब कि किसने बनाया था तो इल्तुतमिश याद रखेंगे, खत्म बलबन, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्न में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की? किसने जो है बंगाल में जो है द्वैध शासन जो था प्रणाली इसको समाप्त किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव या फिर लॉर्ड वेलेस्ली? सभी लोग बताएंगे किसने समाप्त किया था। देखिए 1772 में जो है वारेन हेस्टिंग ने जो है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को जो है समाप्त किया था। बंगाल में द्वैध शासन जो प्रणाली था वो 1700, ये भी याद रखेंगे, 1765 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया था। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। तो देखिए ऐसे याद रखेंगे, हेस्टिंग मतलब कि सब एकदम हेर फेर कर दिया यानी समाप्त कर दिया, और क्लाइव यानी कि शुरू कर रहा है, जैसे आप किक मारते हैं ना गाड़ी में तो क्लाइव, ऐसे आप याद रखिए। 65 में शुरू हुआ और यहाँ पर क्या कहते हैं 72 में जो है हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट बात करेंगे, 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आपको बताना है, आयरे कोटे या फिर क्लाइव या विलियम हेजेज या वाटसन? तो देखिए फ्रांस के साथ हुआ था। फ्रांस के जो मतलब जो जिसने क्या कहते हैं नेतृत्व किया था उसका नाम था लैली जो है पूरा नाम है काउंटर डी लैली ने किया था। और यहाँ पर ब्रिटिश सेना का पूछा है तो याद रखेंगे आयरे कोटे ने यहाँ पर नेतृत्व किया है, ठीक है, ए राइट आंसर होगा। और यहाँ पर जो है समय याद रखेंगे 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध, ठीक है, सभी लोग इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर बात करेंगे इस युद्ध में जो है दोस्तों ब्रिटिश सेना जो है विजयी हुई थी और इसके पश्चात फ्रांसीसी भारत से अपने समस्त भूभाग खो बैठे थे और अंग्रेजों का प्रभुत्व जो है स्थापित हो गया था, होने लगा था, मतलब हुआ नहीं था, होने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे और लास्ट ये क्वेश्चन है, किताबुल हिंद जो है कि लेखक अलबरूनी, आप सभी लोग सुने होंगे, अलबरूनी जो है ये किसके साथ भारत आया था? ये किसी के साथ भारत आया था, किसके साथ आया था ये आपको बताना है। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, इनमें से कोई नहीं, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए ये महमूद जो है गजनवी के साथ आया था और 11वीं शताब्दी में जो है ये भारत आया था। और अलबरूनी फारसी, संस्कृत, हिब्रू तथा सीरियाई भाषा का ज्ञाता था। इसने जो है किताबुल हिंद जो है भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों की चर्चा इसमें
की थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, डिटेल भी हमने जितना हो सका बताया। आशा करते हैं आपके वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और रोज ये आएगा। ठीक है, रोज आएगा, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने 30 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन सही किए थे। धन्यवाद।